रंग रंगीलो तेज पुंज है म्हारो राजस्थान, भक्ति शक्ति को अद्भुत संगम अलबेलो राजस्थान। दूरदर्शन राजस्थान के इस खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में मैं विवेकानंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, अलबेलो राजस्थान में मैं शालू सचदेव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, इस समय जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर एक स्थान पर चर्चा है एक नाम की, और वो नाम है SIR। इसके संदर्भ में आपके गली मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में अनेक लोगों में चर्चा भी हो रही होगी और कुछ विशेष अधिकारी भी आपसे संपर्क करने के लिए आ रहे होंगे। आखिर क्या है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? क्या है इसके मायने, लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है और इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है? लगातार हम देख रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में भी इसकी चर्चा है, चैनल्स पर भी चर्चा है, अखबारों में भी, और गांव की चौपाल से लेकर शहर के प्रबुद्ध नागरिकों तक में सब में एक ही चर्चा है। और इसके पीछे जो कहीं ना कहीं भाव नजर आता है, वो भाव ये नजर आता है कि कोई भी योग्य मतदाता मतदान से वंचित नहीं रहे और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर मतदान नहीं कर पाए। तमाम तरह की जो चीजें हैं, या फिर ये मानिए कि समय के साथ साथ यदि कुछ विसंगतियां आ गई हों, कुछ चीजें इस तरह की आ गई हों कि जिनकी हमें जांच पड़ताल करनी होती है, हम हमारे घर में रखी हुई पुरानी चीजों की भी सार संभाल करते हैं। ठीक इसी प्रकार से मुझे लगता है कि ये SIR इन दिनों जो चर्चा में है, तो SIR पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान नवीन जी महाजन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नवीन जी महाजन मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं अभी राजस्थान में, और आपका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। दौसा, सवाई माधोपुर, चूरू, उसके साथ में जोधपुर, अजमेर, जयपुर में आप कलेक्टर भी रहे हैं, और इस समय बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है SIR की, वो आपके माध्यम से हम देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे प्रदेश में इस विषय पर काम हो रहा है। तो सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों तक एक बार बहुत सरलता से स्पष्ट ये विषय हो जाए कि वास्तव में ये SIR है क्या, क्या क्या चरण है? देखिए, SIR एक प्रक्रिया है जो भारत निर्वाचन आयोग ने इस मकसद से अपनाई है कि हमारे जो वोटर लिस्ट हैं, इनमें जो कालांतर में विसंगतियां रह जाती हैं, इन विसंगतियों को दूर कैसे किया जा सके और इसका प्योरिफिकेशन या शुद्धिकरण कैसे किया जा सके। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे वोटर होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है पर वोटर लिस्ट से वो डिलीट नहीं होते। ऐसे भी लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें एम्प्लॉयड हैं, इंगेज्ड हैं, पर कुछ समय बाद उनका किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे कोई बैंक में नौकरी कर रहा है, कोई सरकार में नौकरी कर रहा है, कोई किसी प्रतिष्ठान में नौकरी कर रहा है, तो जब वो वहाँ नौकरी कर रहा था उसने वहाँ के शहर में अपना वोटर लिस्ट में नाम रखवा लिया। फिर उस कंपनी ने, बेशक वो प्राइवेट हो या सरकार हो, उसने उसको किसी दूसरे शहर में पोस्टिंग दे दी, वो वहाँ चला गया, उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा नहीं। तो कुछ वोटर ऐसे भी होते हैं जो अपनी नेटिव जो प्लेस है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ भी अपना वोटर लिस्ट में नाम रखते हैं, और जहां वो काम करते हैं वहां भी वो वोटर लिस्ट में नाम रखते हैं, यानी कि डबल एंट्रीज। सो इस तरह की जो तमाम विसंगतियां हैं जो वोटर लिस्ट में समय के साथ दूर नहीं हो पाती, तो ये एक गहनता से हर मतदाता की इसमें तस्दीक की जाएगी कि वो पात्रता वोटर होने की कहाँ पे रखता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ पर SIR एक ऐसा मौका है जहाँ पर हम एक जागरूक नागरिक होने की भी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। SIR में भाग लेकर के और किस तरह से हम अपना सहजता से और सजगता से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। नवीन जी, हाल ही में बिहार में भी चुनाव हुए, उससे पहले वहाँ पर भी SIR का काम, प्रक्रिया पूरी हुई। राजस्थान के SIR की अगर बात करें और बिहार के SIR की बात करें तो किस तरह से अलग है? देखिए, बिहार का SIR और अभी जो राजस्थान सहित जो 9 प्रदेश हैं और 3 UTs हैं, ये जो SIR है जो सेकंड फेज का है,
इसमें काफ़ी भिन्नता है। जो गणना चरण है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जो 1 महीने तक चलेगा, 4 नवंबर से शुरू हुआ था, 4 दिसंबर तक चलेगा, तो इसमें किसी को कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक पेज का जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, जो बीएलओ आपको घर पे दे रहा है, उसको फिलअप करना है और उसके साथ कलर्ड फोटोग्राफ है, वो आपको बीएलओ को देनी है। उसमें ये भी विकल्प है कि आप उसको ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, हाइब्रिड मोड में है जी। इसी के साथ इस पे फोकस है कि हम मैपिंग कैसे कर सकते हैं। सर यानी मैपिंग कि की भी- एक जो मतदाता है वो अपना जो लिंकेज है, वो पहला जब एसआईआर हुआ था, जैसे हमारे प्रदेश में 2002 में हुआ, 23 साल पहले, जी तो जो गणना प्रपत्र है वो भी इस तरह से बनाया गया है कि वो अपनी पुरानी जो वोटर लिस्ट है उसके साथ अपना जो लिंकेज है उसको प्रदर्शित कर सके। और अगर आप मैपिंग कर देते हैं या वो फैक्ट्स आप उस गणना प्रपत्र में भर देते हैं, तो आपको पूरी एक्साइज में कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रही। जी सर, जिस तरीके से बात हो रही है गणना प्रपत्र की, जो बीएलओ फॉर्म दे रहे हैं और उसको लेके भी खूब चर्चाएं हैं, तो हम चाहेंगे कि दर्शकों तक बहुत ये विषय भी एकदम सरलता से स्पष्ट हो जाए कि आखिर वो फॉर्म भरते समय किस प्रकार की सावधानियां रखनी है। कई बार लोग सोचते हैं कि सरकारी फॉर्म है, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो जाए, बाद में तकलीफ नहीं हो जाए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए खासतौर पर वो फॉर्म भरते समय? देखिए, ये फॉर्म काफी सरल है, सिर्फ 1 पेज का है। अगर आप देखें, आपके घर में भी बीएलओ ने वो जो फॉर्म है वितरित किया होगा। अगर आप अपने परिवार के साथ जितने भी बाकी आपके घर में मतदाता हैं, अगर आप सामूहिक रूप से उस फॉर्म को देखेंगे तो आपको वो फॉर्म भरने में मुश्किल से 4-5 मिनट लगेंगे। बड़ी साधारण सी जानकारियां हैं, जो आपका नाम और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिटेल्स हैं वो सारी पहले से ही प्री पॉपुलेट होके आएंगी। यानी कि हमारा जो डेटाबेस है उसी से वो जनरेट होके आएंगी, तो वो प्री प्रिंटेड होगी, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर साधारण सी जानकारियां जो आपसे हैं, अगर आप आधार नंबर देना चाहें, आप मोबाइल नंबर का विवरण है, फिर आपका जो स्पाउस है, लाइफ पार्टनर है, उसकी डिटेल्स हैं, और उसके बाद फिर आपका जो मैपिंग है। तो मैपिंग में भी 2 हिस्से हैं। अगर आप 40 साल से अधिक उम्र के हैं या फिर 40 साल से कम उम्र के हैं, तो उसके हिसाब से आपको बेसिक मैपिंग देनी है कि आप जो पिछली जो एसआईआर के टाइम की जो वोटर लिस्ट थी उसमें अगर आप उस टाइम पे वोटर थे, तो केवल आपको ये खुलासा करना है कि आप कहाँ पे उस टाइम पे वोटर लिस्ट में दर्ज थे। कोई जरूरी नहीं है कि वो उसी जगह पे हो, तो हो सकता है वो राजस्थान के किसी दूसरे हिस्से में आप वोटर रहे हो 23 साल पहले, या हो सकता है कि देश में किसी और प्रांत से आप आए और वहां पे आप वोटर थे। सो सिंपल आपको अपना जुड़ाव देना है कि आप पहले जब एसआईआर हुआ था 22-23 साल पहले, तो उस टाइम पे आप वोटर कहां थे, और फिर आपको एक फोटोग्राफ देके उसको साइन करके बीएलओ को दे देना। यानी इसके साथ कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स फिलहाल नहीं चाहिए, या क्योंकि कोई भी हम सरकारी फॉर्म भरते तो कई तरह के कागजात साथ में लगा। हाँ, ये मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो गणना चरण है, जो हमारा 4 दिसंबर तक है, इस इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं देना है, और ना ही बीएलओ इस तरह का कोई दस्तावेज फील्ड में किसी भी मतदाता से अभी मांग रहा है। जी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 70% मतदाताओं को, 10 में से 7 मतदाताओं का हमने मैपिंग मुकम्मल करा दिया है। सर, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अनाउंसमेंट से पहले ही 70% मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। वास्तव में मैपिंग है क्या, और अनाउंसमेंट से पहले फिर 70% आखिर कैसे हो गई? जब एसआईआर बिहार में चल रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक हमें कम्युनिकेशन किया था कि राजस्थान में भी ये लाइकली है कि एसआईआर को किसी टाइम पे टेकअप किया जाए। जी। तो हमने जैसे ही वो कम्युनिकेशन आया, तो जितने भी हमारे कलेक्टर्स हैं, हमारे एसडीएम्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ईआरओस भी हैं, जी।
तो इन लोगों के साथ ये एक्सरसाइज तब से प्रारंभ कर दी। तो 23 साल पुरानी जो वोटर लिस्ट थी उसको हमने एक एक BLO तक पहुंचाया। ये बात लगभग SIR विधिवत राजस्थान में प्रारंभ होने से लगभग 2 महीने पहले की है। तो हमने एक एक BLO को वो वोटर लिस्ट दी और द क्रेडिट गोज टू हमारे जो सारी टीम राजस्थान है कि ये बड़ी बारीकी से हमने एक्सरसाइज की। उन 1.5-2 महीनों की जो मेहनत थी, परिश्रम था, उसी का फल है कि आज जब हमने SIR का राजस्थान में आगाज किया तो हम लोगों ने 70% मतदाताओं को पहले से ही मैप कर लिया। इन 70% मतदाताओं को पूरे SIR की एक्सरसाइज में कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। और जैसे जैसे जो बाकी भी 30% जो मतदाता हैं, इनका भी हम प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम की हम मैपिंग कैप्चर कर लें इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाते वक्त, ताकि उनकी भी किसी भी दस्तावेज को देने की कोई बाध्यता ना रहे। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर SIR के प्रति जो निर्वाचन विभाग है वो पूरी तरह से सजग है और प्रयास कर रहा है कि हर किसी का नाम सही तरीके से आए। लेकिन यहाँ पे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस फॉर्म को सही तरीके से भर करके समय सीमा में उसे सबमिट करें, जो हाइब्रिड मोड में हो सकता है, जैसा कि नवीन जी ने बताया। तो आप अपने नागरिक होने की भूमिका जो है उसे भी सहजता से निभा सकते हैं। विवेकानंद जी, मुझे लगता है कि बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है। सर, कोई भी जब आपको जिम्मेदारी मिलती है तो उसके साथ में बहुत सारी बातें और जुड़ी होती हैं। खुद को तैयार करना इस प्रिसिशन के लिए, इस डिटेलिंग के लिए आपने खुद को कैसे तैयार किया? देखिए, मुझे चैलेंजेस पसंद हैं। मेरी बेसिक नेचर है, मुझे चुनौतियां पसंद हैं। SIR को सफलतापूर्वक संपादित कराना ये भी एक चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट है। सेकंड, शुरू से ही मुझे लगता है मेरे अंदर जो प्रिसीजन है उसको मैं एट प्रीमियम अपने लाइफस्टाइल में उसको जगह रखता हूँ। इसमें प्लानिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है और एक मेथोडिकल अप्रोच बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने कहा, हम लोगों ने इसकी प्रारंभिक तैयारियां विधिवत शुरुआत से पहले ही बड़ी डिलीजेंटली फील्ड में शुरू कर दी थी। और हमारा मकसद ये था कि राजस्थान के जो मतदाता हैं, इनको दस्तावेजों के लिए किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, जो हमारी SIR की एक्सरसाइज है। हमारा मकसद है वोटर लिस्ट को शुद्ध करना। जितने भी अयोग्य वोटर हैं उनको जब वोटर लिस्ट से हमें हटाना है, तो साथ ही साथ जो योग्य मतदाता आज वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं है उनको भी इसमें जोड़ना है। ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टास्क है जिसको बहुत ही सीरियसली फील्ड में संपादित कराना है। तो हमारे जो ये मैपिंग का प्रयास था, ये इसी दिशा में था कि हमारे जो यहाँ पे मतदाता हैं, इनके ऊपर असुविधा ना हो, इनको घरों से अपने दस्तावेज निकालने की ज़रूरत ना पड़े, और इनका नाम यदि वो पात्र थे तो स्वतः ही मतदाता सूची में SIR एक्सरसाइज के दौरान बना रहे। हम दर्शकों को एक बार पुनः बता दें कि आज हम चर्चा कर रहे हैं ना, जरूरी है SIR में आपका योगदान, तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। सर, अभी जैसे आप बता रहे थे कि चुनौतियां बहुत पसंद हैं, और मैं जब इस चर्चा से पहले आपके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी कर रहा था तो मुझे लगा कि खेलों के प्रति भी बहुत आप जो है आपकी रुचि रहती है। किस तरह के खेल खेलना पसंद करते हैं, और क्या खेलों के प्रति रुचि है इसी कारण चुनौतियां लेना भी पसंद है? हाँ, हो सकता है। स्कूल टाइम से ही मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है, और स्कूल टाइम पे मैंने हॉकी खेली है, और बाद में फिर जब मैं कॉलेज में था तब मैं प्राइमरीली क्रिकेट में था। जब मैं सर्विस में आया तो क्रिकेट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग गेम है। बेशक वो मैं कह सकता हूँ स्पोर्ट्स में मेरा पहला प्यार था, पर क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग गेम था तो उसके लिए इतना टाइम निकाल पाना व्यवहारिक नहीं था जी। इसलिए मैंने स्विच ओवर किया टेनिस पे। टेनिस में आप अगर 1.5-2 घंटे दिन में निकाल लेते हैं तो आपकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, और आप इस गेम को लंबा
कैरी ऑन कर सकते हैं। तो मैं डेली अर्ली मॉर्निंग 2 घंटे डेली टेनिस खेलता हूँ और वही मेरा एनर्जी टॉनिक है पूरे दिन का। बिल्कुल। शालू जी, जैसा सर ने बताया, नवीन जी महाजन ने बताया हमें कि यदि आप 1-1.5 घंटे खेल लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और फिर जो भी काम आप करते हैं, हमारे यहाँ तो शुरू से कहा ही जाता है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम से ही आप अभी अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। ये जो चीज है, मैं इससे पूरा इत्तेफाक नहीं रखता। ये जो स्पोर्ट्स होती हैं ये केवल शारीरिक व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं होती, ये एक नॉर्मल धारणा है। हम लोगों को लगता है कि शायद एक्सरसाइज का एक अच्छा माध्यम है। देखिए, टेनिस आपकी लाइफ का नजरिया बदलता है। अच्छा। आप डेली जब कोई स्पोर्ट्स को खेलेंगे तो उसमें पिछले दिन से या पिछले सप्ताह से या पिछले साल से या पिछले महीने से बेटर खेलने का प्रयास करेंगे जी। कुछ नया करेंगे जी। जो शॉट्स आप नहीं खेलते थे उनको एक्सपेरिमेंट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनको भी परफेक्ट करेंगे। सो आप स्पोर्ट्स में डेली इवॉल्व करते हैं, नए चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नयापन उसमें लाने की कोशिश करते हैं। साथ ही हर बार आप जीतते नहीं हैं, बिल्कुल, हारना भी होता है। हारना भी होता है। सो आप जिंदगी में हार को कैसे स्वीकार करना है ग्रेसफुली, बिल्कुल, वो भी स्पोर्ट्स आपको सिखाती है। और ये बहुत ज़रूरी भी है। और हम चाहेंगे कि नवीन जी आप हमारे दर्शकों को बता दें, खासतौर से जो युवा वर्ग है, आजकल हम देखते हैं जब उनका एक छोटा सा सपना टूट जाता है, सपना पूरा नहीं हो पाता है, तो कितने हताश हो जाते हैं और किस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं। तो हार जीत तो जीवन का हिस्सा है, चुनौतियां भी जीवन का हिस्सा है। किस तरह से स्पोर्ट्स के जरिए या किस तरह से अपने आप को हार को स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहिए? देखिए, जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में जिस तरह से आप परफॉर्म करोगे उसी तरह का आप रिजल्ट पाओगे। सो आप अपने प्रति खुद को अकाउंटेबल करना लाइफ में सीखते हैं। आप अच्छा नहीं खेले, आप हार गए, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सो आप अपनी सक्सेस और अपनी डिफीट को लाइफ में ओन करना सीखते हैं। जी। सो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा जो मैं मानता हूं टेक अवे है वो ये है कि आप ये जो इजी गेम होती है ब्लेम करना, इससे आप दूर हो जाते हैं और स्पोर्ट्स आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है। मैं सारे यंगस्टर्स को हमेशा कहता हूं कि आप कोई भी स्पोर्ट्स जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसको पिक करें और उसको डेफिनेटली परस्यू करें, क्योंकि स्पोर्ट्स जैसा मैंने शुरू में कहा था ये केवल एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज दौड़ने से भी हो सकती है, एक्सरसाइज कई और चीजों से हो सकती है, पर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव है। उसमें आप खुद से भी compete कर रहे हो और सामने वाले से भी compete कर रहे हो। सो स्पोर्ट्स आपको जिंदगी में एक्सेल कैसे करना है और जब आप उसके परिणाम पे जाते हो तो कैसे किसी पे ब्लेम नहीं डालना है और उसके लिए खुद अपने आप को जिम्मेदार मानना, वो सिखाता है। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में खेलों का बड़ा महत्व है और नवीन जी महाजन ने ये स्पष्ट भी किया है कि आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, आपको खुद का अपना विकास करना होता है, नई चीजें आपको सीखनी होती हैं, जो परिस्थितियां हैं उनका सामना भी आपको करना पड़ता है। मुझे 2 पंक्तियां याद आ गई, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो जीत के साथ हार भी होती है और उसको भी स्वीकार करना और फिर स्वीकार करके उसको कैसे आगे हमारे को बढ़ना है, जीवन में कैसे अलग अलग चुनौतियां आती हैं उनका सामना कैसे हंसते मुस्कुराते हुए हमें करना है और फिर आगे बढ़ते जाना है, जीवन को सुखमय और आनंददायक बनाना है। इस दिशा में खेलों का बड़ा योगदान है। सर, एक बार दोबारा फिर उसी मूल विषय पर आएंगे, SIR को लेके जो चर्चाएं अभी हो रही थी, तो उसमें बात ये आ रही थी कि यदि किसी व्यक्ति का 2 जगह नाम होता है तो वो नाम एक जगह हो जाएगा। उसमें किसी व्यक्ति का ये पिछले 20-22 वर्षों में, जब 2002 में पहले SIR हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है, इस दौरान यदि किसी का निधन हो जाता है और उनका नाम यदि उस लिस्ट में अभी भी बना रहता है तो वो इस तरीके उनका नाम भी हट जाएगा। ये सारी जो गहनता से पुनरीक्षण हो रहा है, इसके बीच में एक सवाल दिमाग में ये भी आता है कि क्या जो नए मतदाता हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो 18 वर्ष के होने वाले हैं, ऐसे लोगों का, या फिर जिनकी आयु 18 तो हो गई है लेकिन किसी कारणवश पहले नाम नहीं जुड़ा है, तो क्या ऐसे नए लोगों का नाम भी जोड़ने की प्रक्रिया साथ साथ चल रही है?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। SIR इस तरह के जो पात्र वोटर्स हैं जो किन्हीं कारणों से अभी तक वोटर लिस्ट में जगह नहीं बना पाए पर पात्रता रखते हैं, उनको जोड़ने का भी उतना ही कैंपेन है। इसके लिए बड़ी आसान सी एक फॉर्म 6 है। फॉर्म 6 के साथ आपको एक डिक्लेरेशन देना है एंड उस आवेदन की जांच उपरांत आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये बहुत ही साधारण प्रक्रिया है और यदि आप अपना नाम भरकर दे देते हैं और डिक्लेरेशन दे देते हैं तो आपको अलग से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए शायद नहीं जाना पड़ेगा। आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति, कोई परिवार इस प्रपत्र को नहीं भरता है तब क्या होगा? जो इन्यूमरेशन फॉर्म, जी, देखिए इन्यूमरेशन फॉर्म ही तस्दीक करेगा कि आप वहां पर हैं। तो वोटर अपार्ट फ्रॉम बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, वोटर वहां पे है जहां वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। सो BLO ने आपके यहाँ पे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर आपने अपना दायित्व निर्वहन नहीं किया तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप वहां से स्थानांतरित हो चुके हैं, आप वहां पे है ही नहीं, आप किसी दूसरी जगह माइग्रेट हो चुके हैं। सेकंड है कि कोई आपने लापरवाही की। अगर आपने इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं फिल किया तो जो 9 दिसंबर को हमारी पहली वोटर लिस्ट जो ड्राफ्ट होता है, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं आएगा। पर उसके बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना क्लेम पेश कर सकते हैं, दस्तावेज दे सकते हैं और अपने आप को फ्रेशली वोटर लिस्ट में इनरोल करवा सकते हैं। सर, इस चर्चा से एक बात तो समझ में आ रही है कि इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है वो है BLO, क्योंकि उनके माध्यम से जिस तरीके से काम हो रहा है, जैसे वो घर घर तक जा रहे हैं, BLO जो मुख्य घटक हैं इस पूरी प्रक्रिया के, उनको किस तरह से तैयार किया गया, किस तरह की ट्रेनिंग उनको दी गई, किस तरीके से कम समय में और काम जो है वो पूरी प्रामाणिकता के साथ जिस तरीके से हो रहा है, इसके लिए कैसे तैयार किया गया उनको? ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा जो SIR है इसका जो ग्राउंड पे जो हमारा फुट सोल्जर है वो BLO ही है। अब ये बूथ लेवल जो अधिकारी हैं इनका मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है, इनका प्रशिक्षित होना SIR के विभिन्न पहलुओं पे वो भी बहुत जरूरी है। और हमें खुशी है कि हमारे जो BLOs हैं इन्होंने जो प्रशिक्षण हम लोगों ने प्रारंभिक चरणों में दिए थे वो बहुत ही इन्होंने शिद्दत से वो जो प्रशिक्षण थे वो ग्रहण किए। उसी का रिजल्ट है कि जो BLOs हैं इन्होंने फील्ड में बड़ा कॉन्फिडेंटली काम किया। जब इन्होंने मतदाताओं से रूबरू होके फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए, भरवाने शुरू किए, तो बड़ी अच्छी उपलब्धि राजस्थान ने हासिल की। हमने पहले 7-10 दिन में ही 100% जो हमारे इन्यूमरेशन फॉर्म्स थे वो मतदाताओं को डिस्ट्रीब्यूट किए। बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। अगर आप सदर्न राजस्थान को देखें तो वो आदिवासी बाहुल्य इलाका है। वहाँ पे मगरों पे छोटे छोटे घर बना के हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो रहते हैं। एक BLO के लिए बहुत चैलेंजिंग है उस मगरों पे चढ़ना, एक एक इस तरह के हैमलेट पे जाके उनको वो फॉर्म वितरित करना। अगर आप मारवाड़ की साइड में जाएंगे या डेजर्ट की साइड में जाएंगे, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, ये वाली जो सारी बेल्ट है इसके अपने चैलेंजेस हैं। बिल्कुल, ये सारी डेजर्ट बेल्ट छोटी छोटी ढानियों में रहती है, तो जो बसावट है उसमें बिखराव है। तो एक एक BLO को कई बार एक दिन में 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का जो सफर है वो भी अदा करना पड़ता है। तो इन सब चैलेंजेस को हमारे जो फुट सोल्जर्स थे उन्होंने हैंडल किया और इतने कम समय में ये फॉर्म्स एक एक मतदाता के घर पहुंचा पाए। बिल्कुल। जो सेकंड चैलेंज था, जो और चैलेंजिंग था, वो था कि इन्होंने आज जब हम बात कर रहे हैं तो 4 में से 1 मतदाता अपना फॉर्म फिल करके
बीएलओ को दे चुका है और बीएलओ उसको डिजिटाइज करके सिस्टम पे अपलोड भी कर चुका है। और अच्छी बात यह है कि बीएलओज ने नागरिकों को यह भी प्रेरित किया कि हाइब्रिड मोड में है, अगर आप चाहें तो आप खुद अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है ऑनलाइन सबमिट कर दें। तो इसका भी अच्छा एक शुरुआत हुई है। और 1,70,000 जो मतदाता हैं उन्होंने इस विकल्प को अब तक चुना है। अच्छा। और हमें उम्मीद है कि जो नौजवान पीढ़ी है, जो खासतौर पे 18 से 30 साल का जो आयु वर्ग है, उसके काफी वोटर्स इवेंचुअली इस विकल्प को चुनेंगे। बिल्कुल, बहुत साधारण भी और सहज भी है ऑनलाइन सबमिट करना। तो चूंकि आप एक जागरूक नागरिक हैं, आप इंटरनेट सेवी हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। सर, इस प्रक्रिया को शुरू हुए 12-13 दिन हो चुके हैं और आपने जैसा बताया बीएलओ घर घर जाकर इस फॉर्म को वितरित कर चुके हैं। अब आगे की क्या प्लानिंग है? जो जागरूक हैं, जिन्होंने ऑनलाइन सबमिशन दे दिया, उनका समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश चीज़ें डिले कर रहे हैं या शायद उन्हें इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। ऐसे मतदाताओं को, ऐसे नागरिकों को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग है? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नागरिक ऐसा होता है जो वोटर लिस्ट से अपने आप को पृथक पात्रता रखते हुए वो चाहता है कि मेरा नाम पृथक हो जाए। सो सभी जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो फिल कर रहे हैं। और डिजिटाइजेशन में मुझे बताते हुए हर्ष है कि हमारी पूरी टीम के एफर्ट्स की बदौलत हम पूरे देश में नंबर 1 पे हैं, हम अग्रणी राज्य हैं। और हम लोगों ने 1,40,00,000 से अधिक मतदाताओं के जो फॉर्म हैं वो अपलोड भी कर दिए। और ये आंकड़ा हर घंटे बढ़ रहा है और हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग अगले 10 से 12 दिन में लगभग 100% जो हमारे मतदाता हैं इनके इन्यूमरेशन फॉर्म्स को अपलोड कर दें। सर, राजस्थान को हम देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से तो बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। ऊपर हम बात करें हनुमानगढ़, गंगानगर से लेके नीचे जालोर, सिरोही तक, और इतना विस्तृत क्षेत्र और इतनी बड़ी संख्या में मतदाता भी हैं। आखिर एक एक मतदाता तक पहुंचना कोई आसान काम तो नहीं है। कब से शुरुआत हुई, कब से तैयारियां शुरू हुई, किस प्रकार के चैलेंजेस आपको लगे? देखिए, इसमें हमें शुरू से ये लगा था कि जो हमारे बीएलओज हैं ये मुख्य धुरी है और इनका जो सुपरवाइजरी लेवल है उसका भी प्रशिक्षित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारे यहाँ एक जो अच्छा एक ट्रेडिशन है कि यहाँ का जो प्रशासनिक तंत्र है वो अपनी संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है और काफ़ी सेंसिटिव है इस तरह के चैलेंजेस के लिए। तो मैंने भी जो 10 साल से ज़्यादा मेरा फील्ड का एज ज़िला कलेक्टर अनुभव है अलग अलग ज़िलों में, तो मैंने हमेशा देखा है कि हमारी जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जो घुमंतु जातियां हैं, जो इस तरह की फ्रिंज पे रहने वाली जो सेगमेंट्स हैं, उनके प्रति बहुत सेंसिटिव होती है। हमारा मकसद इंक्लूसिव अप्रोच से काम करने का है और प्रोएक्टिवली जो हमारे ज़िला निर्वाचन अधिकारी होंगे, हमारी जो पूरी टीम है, वो इस तरह के चैलेंजेस को मीट करते हुए एक इंक्लूसिव रोल यहाँ पे तैयार करेंगे। सर, आपने जैसे अभी बताया, इस चर्चा में बात भी आई, मैं परिचय में भी कह रहा था कि फील्ड में काम करने का जो अनुभव रहा, दौसा, सवाई माधोपुर, दूसरी तरफ हम देखते हैं अजमेर और जोधपुर, अलग अलग क्षेत्रों में आपका कार्य का जो अनुभव रहा, वो जो फील्ड का एक्सपीरियंस है, अब चूंकि पूरा राजस्थान आप देख रहे हैं इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, सब जगह की अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं, न केवल भौगोलिक परिस्थितियां, आप ही तो हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो भाषा भी अलग प्रकार की आती है। तो ऐसे में एक ही प्रकार का फॉर्म भरवाना, एक साथ एक समय पर काम करना, तो ये जो फील्ड का इतना अनुभव रहा अलग अलग जिलों का, वो कितना काम आ रहा है अभी? देखिए, ये तो है, हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं होती हैं। शेखावटी के लोग जैसे डिजिटाइजेशन की बात करें या ऑनलाइन सबमिशन की बात करें,
तो जो शेखावटी बेल्ट के जो ज़िले हैं एक्सपेक्टेडली वो थोड़े आगे हैं। जो सदर्न राजस्थान के ज़िले हैं डिजिटाइजेशन में और ऑनलाइन सबमिशन में थोड़े पीछे हैं। तो चैलेंजेस होते हैं। राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है। बहुत सी जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अपने आप में चैलेंज है। पर मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद जो हमारी टीम है उसने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही शिद्दत से इस प्रक्रिया को अब तक अंजाम दिया है और राजस्थान डिजिटाइजेशन के मामले में, इन्यूमरेशन फॉर्म्स की अपलोड के मामले में देश में अग्रणी है। जी बिल्कुल। और हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से आपने बात की है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की और इंक्लूजन की, कि कई लोगों का इसमें योगदान रहा है। आपने अपनी टीम को पूरी तरह से तैयार किया है। जब भी हम आगे बढ़ने की बात करते हैं उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। आपकी टीम हो गई, आपका डिपार्टमेंट हो गया। क्या आपको किसी प्रकार से राजनीतिक दलों ने या आसपास के लोगों ने, वॉलंटियर्स ने, क्या इस तरह की कोई आपके सामने सिचुएशंस हैं जहां पर लोगों ने भी मदद करने का प्रयास किया हो? हम लोगों ने काफ़ी स्टेक होल्डर्स को बड़ा सोच समझकर इसमें इन्वॉल्व किया। यंगस्टर्स जो थे तो हमने स्कूल्स में, नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स, हमने प्राइवेट स्कूल्स में भी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स जो हैं उनको एक्टिवेट किया। और स्कूल के बच्चों को कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, हमने उनको अपने कैंपस एम्बेसडर्स बनाया। सो जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब में जो कैंपस एम्बेसडर्स थे वो हमारे बेसिकली इस SIR कैंपेन के कर्ता धर्ता बने। तो यूथ को टारगेट करने के लिए हमने बेसिकली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनको पिकअप किया। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ रेगुलरली हम लोगों ने अपने आप को उनके साथ संवाद कायम किया, CEO के लेवल पे भी और जो हमारे कलेक्टर्स हैं उनके लेवल पे भी ये संवाद कायम किया गया। उनसे जैसे हर बूथ पे, जैसे हमारे यहाँ 52,450 बूथ हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी से हमने अनुरोध किया कि वो अपने बूथ स्तरीय जो एजेंट्स हैं जी, वो SIR की प्रक्रिया में नियुक्त करें। और मुझे ये बताते हुए खुशी है जब हम बात कर रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा ऐसे जो एजेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो फील्ड में SIR की कार्रवाइयों को बारीकी से ग्रासरूट्स लेवल पे देख रहे हैं। इसी तरह से राजीविका है, उससे बहुत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो हमने राजीविका के जो समूह हैं उनकी महिलाओं को भी अपने वीडियो ट्यूटोरियल्स मारवाड़ी भाषा में, हिंदी में उन तक पहुंचाए, ताकि उन महिलाओं को जब वो फॉर्म मिले तो उनको कोई किसी तरह का संशय ना रहे कि इस फॉर्म में किस तरह की जानकारियां देनी है और उसको किस तरह से भरना है। अलग अलग जो प्रोफेशनल्स थे, उनकी जो एसोसिएशंस थी, उनके साथ भी संवाद कायम किया गया। अलग अलग व्यापार एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं। तो हमने कोशिश की जो समाज का हर वर्ग है उसको किस तरह से इसके साथ जोड़ा जाए ताकि कोई भ्रांति ना रहे और SIR में एक सशक्त जनतंत्र के लिए हर नागरिक अपनी जो भूमिका है उसको अदा करे। सर, एक जिज्ञासा मन में ये भी आती है कि बहुत से लोग, सरकारी कर्मचारी भी कह सकते हैं और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी, ऐसे लोग होते हैं कि हर 3-4 वर्ष में उनके लगातार तबादले होते रहते हैं और कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी उनको जाना होता है। तो ऐसे लोग जिनका बार बार में स्थान परिवर्तन होता रहता है किसी भी कारण से, उनको क्या लगता है किस जगह जो है वो अपना नाम रखना चाहिए, अपना नेटिव प्लेस पर या फिर जहां काम कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्योंकि प्रदेश भी, राज्य भी बदलते रहते हैं बार बार में? तो देखिए, ये वैसे तो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आप वहाँ हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। सो ये बात सही है, हो सकता है किसी की जॉब ऐसी हो जिसमें स्टेट टू स्टेट भी माइग्रेशन हो रहा हो, पर जहाँ पे वो ऑर्डिनरीली उस टाइम पे रेजिडेंट है, वोटर बनने का हक कायदे से वही है।
बिल्कुल। आप जो भी बातें हमें बता रहे हैं इससे एक बात तो बहुत स्पष्ट हो रही है कि आप बहुत प्लानिंग करते हैं, डिटेलिंग में जाते हैं, लीडरशिप, और आप स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। अब आपका इतना जिम्मेदारी का काम है और सभी के पास 24 घंटे होते हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने वर्क और पर्सनल लाइफ को, वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो किस तरह से कर पाते हैं सर? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस में मैं शुरू से यकीन करता हूँ और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। मेरा दिन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। मैं लगभग, जैसे अभी नवंबर है, तो नवंबर, लेट्स से माय डे स्टार्ट्स एट 5 o'clock। ओके। तो सबसे पहले मैं टेनिस खेल के आता हूँ। सो 8-1 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तक मैं घर आके तैयार होके 10-1 बजे तक मैं ऑफिस चले आता हूँ। और जब काम करना होता है तो योर फोकस शुड बी ओनली ऑन वर्क। मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, मैं जब वर्क प्लेस पे होता हूँ आई एम फोकस्ड ऑन माई वर्क। तो मैं प्रेफर नहीं करता कि बेफजूल अपना जो टाइम है ऑफिस में दूसरी एक्टिविटीज़ में लगाया जाए, गॉसिप में या किसी और चीज़ में। और सही समय पे ऑफिस, डिपेंडिंग अपॉन जो वर्क की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, छोड़ के आई स्पेंड माई क्वालिटी टाइम प्राइमरली एट होम विद माई फैमिली। और मैं डिनर जल्दी कर लेता हूँ। सो नॉर्मली आई क्विट माई डे एट अराउंड 10 PM। और मुझे लगता है ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है बहुत ज़रूरी है। जब आप काम कर रहे हैं तो आप अच्छे से काम करें। जब आप काम क्विट करके घर आ जाते हैं तो कोशिश करें कि आप जो अपना दायित्व एज अ फैमिली मैन है उसका निर्वहन करें। सर, जैसा आपने बताया, खेलों का तो एक अपना अलग आकर्षण होता ही है, पर सामान्यतः हम लोग ये भी देखते हैं कि जो लोग नवाचार करते हैं, जो लोग चुनौतियों से भरे हुए कार्य करते हैं, पढ़ने का शौक भी रहता है बहुत से लोगों को, या फिर सिनेमा का एक अपना एक अलग चार्म भी होता है और वहाँ से कुछ नई जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं। तो खेलों के अलावा यदि बात करें तो और क्या क्या शौक है? पढ़ने लिखने का शौक है क्या? हाँ, बिल्कुल है। किस तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं? और हम चाहेंगे कुछ हमारे दर्शकों को भी आप यदि बता पाएं कि जीवन के लिए खासतौर पर कुछ पुस्तकें जो हमें अवश्य पढ़नी ही चाहिए। देखिए, मेरी पुस्तकें थोड़ी सी उसमें बायस है, वो बायस टुवर्ड्स स्पोर्ट्स ही है। जैसे एक आंद्रे अगासी की ऑटोबायोग्राफी है, ओपन। जी, आंद्रे अगासी भी टेनिस के बड़े प्लेयर हैं। हाँ, जी। तो उसने मुझे बहुत ही प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस किया है। अभी हाल ही में जो एक स्वीडिश प्लेयर थे, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो अर्ली डेज जब हमने टेलीविज़न पे टेनिस देखना शुरू किया था तो यदा कदा जो बजॉन बॉग है उसका दीदार होता था। तो बजॉन बॉग ने भी बहुत ही ऑनेस्टली अपनी बायोग्राफी लिखी है। इट इज़ अगेन अ मास्टरपीस। लाइकवाइज स्टीव जॉब्स है, कुछ अच्छी पर्सनालिटीज़ जो मुझे लगता है इस जो दुनिया की है जो बहुत ही इंस्पायरिंग रही हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन है। तो इन लोगों की जो लाइफ है और वहाँ से जो इंस्पायरिंग लेसन्स हैं जी, मेरे ख्याल से वो मुझे काफ़ी प्रभावित किए। बिल्कुल। तो ऐसा कहा जाता है, यू बिकम व्हाट यू ईट, बट योर माइंड बिकम्स एंड योर पर्सनालिटी बिकम्स व्हाट यू रीड। तो जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोग जिन्होंने चुनौतियों को पार करके कुछ हासिल किया है जीवन में, उनके बारे में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को, हमारे मानसिक विकास को वो ज़रूर से प्रभावित करते हैं। सर, अक्सर एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति सफल होते हैं या फिर हम कहें कि व्यवस्थित तरीके से अपनी भूमिकाओं का, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, ऐसा कहा जाता है उनके पीछे किसी न किसी महिला, उनका एक बड़ा सपोर्ट रहता है। क्या कहना चाहेंगे अपनी गृहस्थी को लेके, या फिर आपको भी जिस तरीके का सपोर्ट घर परिवार से मिलता है? देखिए, मेरे लाइफ में फॉर्मेटिव ईयर्स में और अभी भी मेरे मदर का बहुत बड़ा रोल है जी। और आई थिंक जो वैल्यू सिस्टम है आप अपने घर से ही इनहेरिट करते हैं। सो मैं तो थोड़ा सा फिर भी कह सकते हैं कि थोड़ा एग्रेसिव हूँ। मेरी मदर का मेरे पे बहुत कामिंग इन्फ्लुएंस है
और सेकंड फिर डेफिनेटली जो आपकी लाइफ पार्टनर है। जी तो मेरी वाइफ रेडियोलॉजिस्ट हैं जी। और मेडिकल प्रोफेशन से होने के कारण घर में जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी हेल्दी है। और बेशक वो डाइट को लेके, बेशक वो जनरल जो लाइफस्टाइल रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं उनको लेके कठोर अनुशासन भी रहता होगा। हाँ, वो मुझसे भी ज़्यादा अनुशासित हैं। जी। अगर मैं 5 बजे उठता हूँ तो मुझसे 5-10 मिनट पहले ही उठती हैं और वो अपनी एक्सरसाइजेस करती हैं जब मैं टेनिस खेलने जाता हूँ। तो अगर आपका लाइफ पार्टनर इस तरह का है तो घर का जो माहौल है वो बड़ा डिसिप्लिन हो जाता है। तो वही चीज़ मुझे लगता है हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी काफ़ी हद तक उसका इन्फ्लुएंस हुआ है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा बहुत किताबें पढ़ते हैं और आप पर बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट रहा है कई ऑटोबायोग्राफीज़ का। एक व्यक्ति को साधारण से असाधारण, फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ऐसी कौन सी बातें बनाती हैं? आपने इतनी विस्तृत पढ़ाई की, आपको इतना विस्तृत अनुभव रहा है, आपको क्या लगता है ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी के लिए क्या कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, सेल्फ बिलीफ मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेज पे अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं। जो लोग इस ट्रैप में रहते हैं कि अब तो हमारी उम्र हो गई तो अब तो जो है उसी के साथ रिकंसाइल करना पड़ेगा, तो ये ट्रैप बड़ा इजी ट्रैप है, इससे दूर रहना चाहिए। लाइफ में अपना एक्चुअल जो मकसद है जीने का उसको ढूंढना चाहिए और उसके लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। सजग रहने के लिए वही वापस बात आएगी, सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है। आपने बताया कि जीवन का लक्ष्य जो है वो ढूंढना चाहिए। आप प्रशासनिक सेवाओं में आए और जब युवावस्था में अध्ययन चल रहा था, कब मन में ये विचार आ गया कि प्रशासनिक सेवाओं की तरफ जाना है? और भी बहुत सारे आकर्षण उस समय रहे होंगे, कैसे अपने आप को एक मुखी होकर आपने उस तरह से जो है उस रास्ते पर आगे बढ़े? देखिए, जो डिसीजन अपने करियर का होता है वो हम तब लेते हैं जब हम बहुत यंग स्टेज पे होते हैं। तो जब आप 22, 23, 24 साल के होते हो तब लगभग वो स्टेज आ जाती है जब आप करियर ऑप्शन की तरफ जाते हो। जी। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था। मुझे याद है मेरी सीमेंस में जॉब लगी थी। म्यूनिच में मेरा हेडक्वार्टर था, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर था। उस टाइम पे, अभी भी उस टाइम पे बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था हिंदुस्तान को छोड़ के बाहर जाने का। और मुझे याद है हमारा पूरा बैच था, उसमें से 90% जो इंजीनियर्स थे जी। वो यूएसए, यूरोप और अलग मुल्कों में वो जा रहे थे। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था कॉलेज का वो भी यूएसए जा रहा था, पर मेरे हेजिटेशन थी। मेरा सीडैक पुणे में भी सिलेक्शन हो गया था, बट समहाउ मेरे जो पेरेंट्स की तरफ से, मेरे जो उस टाइम के पुराने जो स्कूल प्रिंसिपल्स वगैरह थे, उनकी सलाह पे आई टुक सिविल सर्विसेज और दैट वाज हाउ आई बिकेम एन आईएएस ऑफिसर। सर, पुनः एक बार उसी मूल विषय पर आएंगे और विषय पर आए उसके पहले हम दर्शकों को एक बार पुनः बता दें कि आज अलबेलो राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमान नवीन जी महाजन से। एसआईआर को लेकर विस्तृत चर्चा इनके साथ में हुई, कुछ जानकारी, व्यक्तिगत किस प्रकार से ये जीवन में आगे बढ़े, किस प्रकार के चीज़ों में इनकी रुचि है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। सर, पुनः एक बार बात करेंगे, जैसे हम चर्चा कर रहे थे बीएलओ को लेके, कार्य की धुरी है और विषम परिस्थितियों में भी एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का काम बहुत तन्मयता के साथ वो लोग कर रहे हैं। चूंकि आप इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं और जब हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी
अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को, उन प्रतिभाओं को लगातार मोटिवेट करते रहते हैं, उत्साहवर्धन करते रहते हैं। आपकी तरफ से क्या कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो बीएलओ है, जो मुख्य घटक है, उनका उत्साह बना रहे और उस उत्साह के साथ में वे जो समय सीमा आपने तय की है उसमें पूरा कार्य भी हो जाए? देखिए, मैंने एक तो ये अपने मन में सोच रखा है, आपने क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया, मैं इसका खुलासा कर देता हूँ जी। हमारा क्या है, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे होता है। तो जैसा हमारे यहाँ कन्वेंशन है, नेशनल वोटर्स डे पे जो राज्यपाल महोदय हैं वो हमारे फंक्शन के मुख्य अतिथि होते हैं, और जिन्होंने भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में अच्छा योगदान दिया होता है, कुछ कलेक्टर्स को, कुछ आरएस अधिकारियों को, और कुछ हमारे जो बीएलओज हैं उनको हम उनसे सम्मानित कराते हैं। एसआईआर तो बहुत व्यापक एक्सरसाइज है, तो हम इस बार जो नेशनल वोटर्स डे होगा उसको एसआईआर सेंट्रिक रखते हुए अच्छी तादाद में जो बीएलओज हैं उनको सम्मानित कराएंगे। बहुत बड़ी बात है और एक लीडर के लिए बहुत बड़ी बात है। आपका ये जो प्रयास है, आपकी जो प्लानिंग है, शायद तभी सार्थक होगी कि जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो जो मतदाता है, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों, वो भी मतदान दें। तो मतदान की भी अपनी एक अलग भूमिका है, मतदाता का भी एक अलग योगदान है। हमारे मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे आप, वो किस तरह से इस भूमिका को और इस जिम्मेदारी को बिल्कुल अच्छे से निभाएं? देखिए, एसआईआर के दो मकसद हैं। जो योग्य मतदाता है वो मतदाता सूची का हिस्सा बने, और जो कालांतर में विसंगतियां आई हैं और कुछ अयोग्य मतदाता जो मतदाता सूची में रह गए हैं उनका प्यूरिफिकेशन हो। सो एक सजग नागरिक के नाते आप इन्यूमरेशन फॉर्म जो आपको बीएलओ ने डिलीवर किया है उसको सहजता से समझ के भरें और एक सशक्त लोकतंत्र के लिए अपनी जो भूमिका है उसको अदा करें। सर, जैसा कि ये पूरा अभियान जो चल रहा है, इसका एक प्रकार से ध्येय वाक्य भी ये कहा गया है कि कोई भी योग्य मतदाता न छूटे, लेकिन फिर भी गांव की चौपाल पर, चाय की थड़ियों पर अक्सर एक चर्चा जो सुनाई दे रही है वो ये सुनाई दे रही है कि क्या ये एसआईआर होने के बाद में अब ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा 100% कि किसी भी मतदाता का एक से अधिक स्थानों पर नाम नहीं रहेगा? हाँ, देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता। अपवाद स्वरूप मामूली कोई विसंगति कहीं रहे वो अलग बात है, बट यस, लार्जली जो हमारा वोटर लिस्ट राजस्थान का तैयार होगा वो इस तरह की विसंगतियों से दूर होगा। सर, चलते चलते हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए खासतौर पर, चूंकि एसआईआर एक महत्वपूर्ण विषय है, तो इसको लेकर उनके द्वारा जो करणीय कार्य हैं उनसे जो सहयोग हो सकता है उसके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे दूरदर्शन के दर्शकों के लिए? मैं अभी फिलहाल सिंपल ये संदेश देना चाहूँगा कि हम लोगों ने आपकी सहूलियत के लिए 70% मतदाताओं को पहले से ही पुरानी मतदाता सूची से मैप कर दिया है। 70% मतदाताओं को किसी भी सूरत में कोई भी दस्तावेज पूरी एसआईआर की एक्सरसाइज में नहीं देना है। वर्तमान में चल रहे गणना चरण में जो 4 दिसंबर तक है, किसी भी मतदाता को कोई दस्तावेज नहीं देना है, और हम प्रयास करेंगे कि जो 30% मतदाता जिनकी मैपिंग प्रोग्रेस में है, इनमें से भी अधिकांश वोटर्स को हम लोग मैप करें ताकि उन पे भी दस्तावेज देने की जो जिम्मेदारी है उससे वो मुक्त रहे। तो दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से गणना प्रपत्र भरे जा रहे हैं, जिस तरीके से बीएलओ आपके पास में आ रहे हैं, उनका सहयोग करें, क्योंकि ये हमारा अपना काम है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम चर्चा कर रहे थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमान नवीन जी महाजन से। सर, आप स्टूडियो में पधारे, बहुत सरलता से आपने सारा विषय भी रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः दर्शकों से यही आग्रह करेंगे कि इस लोकतंत्र को मजबूत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये देश हम सबका है और इस देश को आगे बढ़ाने में भी हम सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। उन सभी भूमिकाओं का हम पूरी तन्मयता के साथ निर्वहन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस कार्यक्रम को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सजन तुम्हारी मिलन को आओ, वीर वीर मलमा आए
असवी चरण मीन घर ए मिलन देत ही नाजी नैण कटारी